हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल्स में। क्योंकि कल तक अपन लोगों ने, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो जो रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है ना, परावर्तन वाला पार्ट है ना, वो अपने यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। आ रही बात समझने आप लोगों को? ठीक, तो अब आज अपन बात करेंगे प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पे। लेकिन इससे पहले एक बार अपन रिवीजन करते हैं कि अपन लोगों ने अभी तक कितना कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए। तो अगर आपको याद हो तो सबसे पहले अपन लोगों ने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी को परिभाषित करा। ठीक, उसके बाद अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अपन लोगों ने रिफ्लेक्शन पे बात करी, परावर्तन पे बात करी, और परावर्तन के नियम में एक नियम अपन ने सिंपल सा लिख लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और अपन ने यहाँ पे एक बात बोल दी थी कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है या जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो प्रकाश का परावर्तन सब तरीके की परावर्तक सतह के लिए क्या होता है, आप लोगों के लिए वैलिड होता है। उसके बाद अपन लोगों ने यहाँ पे कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, वो फार्मूलाज आप लोगों को याद होने चाहिए। वो फार्मूले कौन कौन से थे? एक फार्मूला था आप लोगों के पास, याद करो, डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस का 2i था ना। प्रकाश की किरण का एक समतल दर्पण से जो विचलन अपन लोगों ने निकाला था डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस का 2i। एक विचलन अपन लोगों ने निकाला था दो समतल दर्पण, अगर सपोज टू इंक्लाइंड प्लेन किसी एक एंगल पर होते हैं, ठीक है ना, अगर सपोज टू प्लेन मिरर किसी एक एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है ना, मतलब दो समतल दर्पण किसी एक एंगल थीटा पर होते हैं, तब भी अपन लोगों ने विचलन निकाला था। और याद करो वो आया था 360 माइनस का 2 थीटा, जिसमें अपन लोगों ने बात की थी कि जो थीटा होता है, ये थीटा क्या होता है, ये होता है एंगल बिटवीन मिरर्स, एंगल बिटवीन प्लेन मिरर, ठीक है ना, दोनों दर्पणों के बीच का कोण होता है। उसके बाद अपन लोगों ने बात करी थी कि अगर सपोज मैं क्या करता हूं, इंसिडेंट रे, आपतित किरण को तो फिक्स कर देता हूं और प्लेन मिरर को किसी के एंगल थीटा से क्या करता हूं, मैं रोटेट करता हूं, तो याद करो वहां पे जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, परावर्तित किरण होती है, उसमें जो विचलन आता है वो विचलन किसके इक्वल हो गया था, आप लोगों के पास 2 थीटा के इक्वल हो गया था। इट मींस अगर मैं, याद करो मैंने बोला था कि अगर मैं प्लेन मिरर को थीटा से रोटेट करूंगा तो रिफ्लेक्टेड जो रे, परावर्तित किरण है, वो 2 थीटा से क्या हो जाएगी, टर्न हो जाएगी। आगे बात समझ में आप लोगों को? ठीक, उसके बाद अपन लोगों ने स्फेरिकल मिरर पे बात करी। स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले अपन ने F इक्वल R/2, F क्या होता है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, R क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या। उसके बाद अपन लोगों ने मिरर फॉर्मूले पे बात की, तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v अपन लोगों के पास एक फॉर्मूला आया। मैंने बताया था कि जो मिरर फॉर्मूला होता है एक तरीके से u, v और f के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। फिर उसके बाद अपन लोगों ने नेक्स्ट जो बात करी थी, अपन ने आवर्धन पे बात करी थी, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन पे बात करी थी। वो मैग्निफिकेशन आया था hi अपॉन में h नॉट इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। यहां तक अपन लोगों ने कल डिस्कस करा। इसमें अपन दो टर्म और ऐड कर लेते हैं। एक तो ये होता है फॉर्मूला कि f अपॉन में f माइनस u, और एक फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है f माइनस v अपॉन में f। अगर सपोज आपको f और u का वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, दिया हुआ है, तो अपन मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सपोज m और f का वैल्यू, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके अपन ये रिलेशन क्या कर सकते हैं, अपन लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये लिखा कैसे है, तो देखना बहुत इजी है। तो आप सबको पता होता है कि 1/f इक्वल टू 1 में u प्लस 1 में v होता है। मैंने क्या करा, दोनों साइड में u से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो कितना जाएगा, u अपॉन में f इक्वल टू u, तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस u अपॉन में v। अपन इसको तो इधर लाते हैं, उसको उधर लेके जाते हैं, तो माइनस u अपॉन में v। ये इधर क्यों लेके आया मैं, क्योंकि देखो माइनस v अपॉन में u, ठीक है ना, तो देखना आप माइनस u अपॉन में v इक्वल टू जाएगा माइनस u अपॉन में f, माइनस u अपॉन में v इक्वल टू f, एलसीएम आ जाएगा तो f माइनस u। अब इसको उल्टा कर दो, तो माइनस का v अपॉन में u इक्वल टू हो जाएगा f अपॉन में f माइनस u हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में माइनस v अपॉन u किसके इक्वल होता है, m के। और इस तरीके से नेक्स्ट वाला जो v वाला केस है, ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से अपन मैग्निफिकेशन पे भी क्या करते हैं, आवर्धन पे भी क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक, अब अपन इससे रिलेटेड क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं मैग्निफिकेशन के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो कि आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, लेकिन फिर भी अपन को पता होना चाहिए कि अगर सपोज आपके पास मैग्निफिकेशन, आवर्धन अगर नेगेटिव है, ठीक है, अब नेगेटिव है, अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो h नॉट होता है, h नॉट, ये आप लोगों के पास ऑलवेज क्या लेना है, अपन लोगों को पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है अपन लोगों को, ऑलवेज पॉजिटिव लेना है।
आई बात समझे आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोगों के पास H नॉट ऑलवेज पॉजिटिव है, अब आपको M नेगेटिव करना है, M नेगेटिव करना है तो HI को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से देखना, तो अगर आपके पास M नेगेटिव है तो बनने वाली इमेज आप लोगों के पास हमेशा रियल होगी और साथ में क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। और अगर सपोज आप लोगों के पास M पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव है तो इट मींस H नॉट तो हमेशा ही पॉजिटिव रहना है, HI को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। और HI पॉजिटिव कब होगा, जब प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ होगा, और मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ कब होगा, जब वो मिरर के पीछे होगा, दर्पण के पीछे होगा। तो ऐसी कंडीशन पे जो इमेज बनेगी वो आप लोगों के पास वर्चुअल होगी और साथ में इरेक्ट होगी। अगली बात सुनिए, ठीक। और अगर सपोज आप लोगों के पास M की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो ऐसी कंडीशन पे M बड़ा है। अब M बड़ा कब होगा, जब HI बड़ा होगा। किसके रेस्पेक्ट में, H नॉट के रेस्पेक्ट में। तो फैक्ट है कि ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास जो इमेज बनेगी वो इनलार्ज्ड बनेगी, मतलब बड़ी बनेगी। और अगर सपोज M लेस देन 1 है तो आप लोगों के पास जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड बनेगी कि नहीं बनेगी, डिमिनिश्ड। आगे बात समझना आप लोगों को। और अगर सपोज M इक्वल टू आप लोगों के पास 1 है तो ऐसी कंडीशन पे सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज का ही आप लोगों के पास क्या होगा, इमेज होगा। तो इस तरीके से अपन लोग इस मैग्निफिकेशन को बहुत, क्योंकि न्यूमेरिकल जब अपन करेंगे ना तो साइन कन्वेंशन मैंने आप लोगों को बताया था, याद करो, साइन कन्वेंशन, इसका नॉलेज आप लोगों को बहुत अच्छे से होना ही चाहिए। अगर साइन कन्वेंशन का नॉलेज नहीं है ना तो इसके न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। याद करो मैंने आप लोगों को बोला था कि इस पॉइंट को ये हमेशा ऑरिजिन होगा, और ऑरिजिन पे कौन रहेगा, मूल बिंदु पे कौन रहेगा, ध्रुव, पोल, ठीक। अब इसके इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, और इसके ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, और इसके इधर चलेंगे नेगेटिव, और इसके नीचे की तरफ चलेंगे तब भी आप लोगों के पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। आई बात समझ आप लोगों को। ये कुछ बातें जो अपन लोगों को क्या रखनी है, अच्छे से याद रखनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देंगे, अपन एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। तो देखना बेटा एक बार इसको, ठीक। एक एग्जांपल के थ्रू इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सपोज आप बहुत ध्यान से देखना, अगर ये मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, ठीक, ये हो गया इसका ध्रुव, ठीक, ये उसका फोकस, ये इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर सपोज ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट मतलब जो बिंब है वो इन दोनों के बीच में, इसके बीच में, तो याद करो जो इमेज फॉर्म होगी वो किधर की तरफ फॉर्म होगी, बियॉन्ड सी के पीछे, और थोड़ी बड़ी होती है। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये रियल ऑब्जेक्ट है क्योंकि है अपने पास, अपन इसको आगे पीछे शिफ्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है मतलब जो इमेज बन रही है वो भी आप लोगों के पास क्या है, रियल है, वास्तविक है। आई बस में तो ऐसी कंडीशन पर अगर मेरे पास ये पूरा डायग्राम है तो मैं बिना किसी टेंशन के बोल सकता हूं यहां पर कि मेरे पास जो M है वो ग्रेटर देन क्या होगा, मेरे पास एक तरीके से 1 होगा। लेकिन साथ में जो M की वैल्यू होगी वो M की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी, कि जो इमेज है वो मेरे पास रियल है। आ रही बात समझे आप लोगों को। लेकिन अगर सपोज मैं ऑब्जेक्ट को क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट को यहां पे रख देता हूं, ये रियल ऑब्जेक्ट है। अब याद करो कि कॉन्केव की केस में अगर ऑब्जेक्ट P और F के बीच में होता है तो याद करो जो इमेज बनती है एज इट इज इधर बनती है, थोड़ी लार्ज होती है। तो ये अब आप लोगों के पास जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है, आभासी प्रतिबिंब है। तो लेकिन अब यहां पे क्या बनूंगा कि M इज ग्रेटर देन, अभी भी 1 है, M इज ग्रेटर देन 1, लेकिन यहां पर अब M की वैल्यू आप लोगों के पास क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपका आवर्धन मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है ना तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी इमेज रियल है। और अगर आप सपोज आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है ना तो सिंपल सा टेंशन नहीं, हमारी जो इमेज है वो क्या है आप लोगों के पास वर्चुअल है। क्योंकि न्यूमेरिकल करते टाइम ये चीज अपन को बहुत अच्छे से याद होनी ही चाहिए। आई बात समझ में आप लोगों को। थोड़ा सा और आगे बढ़े हम अपन, अब अपन क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब आप देखना, अपने पास एक कॉन्केव मिरर दे रखा है अपन लोगों को, इस तरीके से एक अवतल दर्पण दे रखा है अपन लोगों को, और इस अवतल दर्पण का रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या का मान दे रखा है 40 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट है, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है
वो कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, सपोज 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है ना h नॉट वो कितना दे रखा है 6 mm दे रखा है। आ रही बात समझ आप लोगों को? तो आप लोगों को फाइंड आउट करना है पोजीशन ऑफ इमेज, कि आप लोगों का प्रतिबिंब कहां बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज। और सेकंड आप लोगों को कैलकुलेट करना है उसका नेचर ऑफ इमेज, मतलब जो इमेज बनेगी उसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति से मतलब आभासी या फिर वास्तविक। और थर्ड आप लोगों को कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ इमेज। ये तीन चीजें अपन लोगों को यहां पर क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखो आप लोग करो जल्दी से। चलो देखते हैं ऊपर, है ना। अब आप बहुत ध्यान से देखना, फैक्ट है कि मेरे पास u है, ये वैल्यू किसकी मेरे पास u की, ये किसकी है r, और आप सबको पता होता है कि f जो होता है वो r/2 होता है कि नहीं होता है। तो मेरे पास ये कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया, आ गई बात समझ में अब आप लोगों को। अब आप देखना ये कॉनकेव कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर, और इस तरीके से रखा हुआ है आप लोगों के पास, ठीक है ना। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर की तरफ है। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ये हो गया पोल, अब इसके इधर जितना भी होगा सब नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप बहुत ध्यान से देखना कि एक चीज याद रखना, हो सकता है अभी जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं कि ये इस तरीके से ये कॉनकेव मिरर है और इधर जो भी होगा सब नेगेटिव होगा, और जो भी रे चल के आएगी ऑब्जेक्ट पर वो इस पे ऐसे जाके गिरेगी और इधर कहीं पे जाके आपकी इमेज बनाएगी कि नहीं बनाएगी। अब बहुत से बच्चों के मन में डाउट आ जाए कि सर अगर हम मिरर को इस तरीके से रख दें तो ये अब इधर से जो भी इधर अगर इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा। हमेशा याद रखना कि जब भी अपन बात करते हैं ना तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा अपन इधर की साइड पर रखते हैं, इधर की साइड पर। अरे बस में तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने जितना भी एरिया होगा या जितना भी आपके सिस्टम होगा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे सब पॉजिटिव होगा, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक सतह के सामने सब नेगेटिव होगा। अब अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे चेंज कर दिया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक सतह किधर की तरफ हो गई, इधर की तरफ, तो ये सारी चीज नेगेटिव हो गई अब, और इधर वाली सारी सरफेस क्या हो जाएगी आप लोगों के पास, पॉजिटिव हो जाएगी। अरे ना बात समझे आप लोगों को, तो टेंशन मत लेना। अपन को सिंपल सा याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक सतह अगर इधर की तरफ है तो इसके सामने जो भी होगा सब नेगेटिव होगा, और इसके पीछे जो भी होगा वो सब क्या होगा अपन लोगों के पास, पॉजिटिव होगा। आ गई बात समझ में आप लोगों को? चलो अपन ये न्यूमेरिकल करते हैं, और यहां पर अपन को याद रखना है साइन कन्वेंशन तो अपन को यूज करना है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अपन जो फॉर्मूला यूज करते हैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये जो फॉर्मूला होता है ये वैलिड होता है, वैलिड फॉर बोथ मिरर, ये दोनों मिरर के लिए क्या होता है आप लोगों के पास, वैलिड होता है। आई बात समझ में आप लोगों को? दोनों मिरर के लिए क्या होता है आप लोगों के पास, ये वैलिड होता है। आई बात समझ में? ठीक। लेकिन यहां पर जब अपन बात करते हैं तो यहां पर अपन u, v एंड f की जो बात करेंगे उसको जब भी अपन यूज करेंगे तो विथ साइन यूज करेंगे। विथ साइन का मतलब अपन को देखना है कि पोल के इधर है या पोल के उधर है, उसी हिसाब से अपन को नेगेटिव पॉजिटिव इनके साथ ही लेकर अपन लोगों को चलना है। अरे ना बात समझना आप लोगों को? अब आप देखो इस चीज को, अब देखते हैं अपन। अब आप देखो ये कॉनकेव मिरर है, ऐसा रखा इस तरीके से, इधर इधर इसकी परावर्तक सतह, तो फैक्ट है कि इसका फोकस भी इधर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र भी इधर की तरफ होगा। तो आप बहुत ध्यान से देखना। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो एफ भी इधर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो आप अपने पास एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर की तरफ है पोल से, ठीक। और u इक्वल टू अपन लोगों के पास कितना हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इधर की तरफ है। और r भी, अब r तो मुझे निकालने की, फिर भी मैं लिख देता हूं, r इक्वल टू भी मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 40 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वो इधर की तरफ है। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट, अब ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही रखा हुआ होगा इस तरीके से, कुछ ना कुछ हाइट इस तरीके से रखी हुई होगी इसकी, तो हाइट जो होगी अपन लोगों के पास h नॉट वो पॉजिटिव होगी, और 6 mm, मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो 6 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। तब अपन यूज करें मिरर फॉर्मूला, ठीक। तो देखना अब आप लोग, तो 1/f इक्वल टू
1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u। अब मेरे पास f है, u है, मुझे v कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखना आप लोग, तो ऐसी कंडीशन पे 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन f माइनस का 1 अपॉन में u, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 1 अपॉन v इक्वल टू, अब f की वैल्यू कितनी है, -20, तो माइनस का 1 अपॉन में 20 माइनस माइनस ये रहा, और u कितना है -60, तो ये हो जाएगा -60। तो आपके पास 1 अपॉन v इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 20 प्लस 1 अपॉन में 60 हो जाएगा, ठीक। तो 1 अपॉन में v इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा 1 अपॉन में 60 माइनस का 1 अपॉन में 20, ठीक। तो अपने पास 1 अपॉन में v इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 20, ठीक है ना, 60 इंटू 20 एलसीएम ले लिया अपन ने, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो यहाँ पे कितना जाएगा 20 माइनस 60, तो आप लोगों के पास आ जाएगा माइनस का 40 अपॉन में 60 इंटू 20, ये से कैंसिल हो गया, ये से कितने टाइम चला जाएगा 2 टाइम, और ये से कितने टाइम चला जाएगा 30 टाइम, देन 1 अपॉन v इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में 30, देन v इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस का 30 सेंटीमीटर, जो इमेज बनेगी वो भी यहीं पर ही कहीं पर 30 सेंटीमीटर पे बन जाएगी आप लोगों की, आगे बस में यहाँ पर कहीं पर बन जाएगी इस तरीके से। अब आप देख लो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्र त्रिज्या कितनी है 40, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो यहीं तक ही रहेगी, यहीं तक ही। अब फैक्ट है कि जो ऑब्जेक्ट रखा है वो सी के पीछे रखा है, तो इमेज हमेशा किस किस के बीच में चलेगी, बिटवीन सी एंड एफ, तो देख लो जो 30 होगा वो सी और एफ के बीच में कहीं ना कहीं आएगा आपके पास, आगे बात समझे। तो इस तरीके से आपके पास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े, ठीक। अब आपको पता है कि m इक्वल टू आप लोगों के पास एच आई अपॉन में एच नॉट इक्वल टू माइनस का v अपॉन में u होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे अपन को एच आई कैलकुलेट करना है, देन एच आई इक्वल टू कितना जाएगा माइनस v अपॉन में u, और यहाँ पे कितना जाएगा एच नॉट, तो जाएगा माइनस, अब v की वैल्यू कितनी है माइनस का 30, u की वैल्यू कितनी है माइनस का 60, और h की वैल्यू कितनी है 6 mm, तो 6 इंटू 10⁻³ 3, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये से कितने टाइम चला जाएगा 2 टाइम, ये से कितने टाइम चला जाएगा 3 टाइम। तो ऐसी कंडीशन पे एच आई इक्वल टू कितना जाएगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर, मतलब 3 mm आंसर आ जाएगा। अब आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे होता है, बिंब अगर सी के पीछे होता है, तो जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ बनती है और स्मॉल बनती है। अब आप खुद देख लो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 6 mm, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का हाइट कितना रह गया 3 mm, मतलब जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी आप लोगों की छोटी बनेगी। अरे बस में, और रियल है, रियल है, तो फैक्ट है कि आप लोगों का यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा आप लोगों के पास लेस देन 1 होगा कि नहीं होगा, है ना बस में। और साथ में जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा आप लोगों के पास नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि इमेज क्या बन रही है आप लोगों के पास रियल बन रही है, रियल है तो इन्वर्टेड बनेगी, मतलब उल्टी बनेगी। पहले तो बात समझ में आई नहीं आई बेटा, चले हम अपन और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना होगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, ठीक है ना, उत्तल दर्पण। इसका फोकल लेंथ f इक्वल टू आप लोगों को दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट जो है अपन लोगों का वो 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक, और इसका हाइट आप लोगों को दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये दे रखा है h नॉट और ये दे रखा है आप लोगों को u। तो वही आपको सारा कंडीशन, पहला क्या कैलकुलेट करना है आप लोगों को, पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब कहां बनेगा, ठीक। सेकंड आप लोगों को नेचर कैलकुलेट करना है कि बनने वाले प्रतिबिंब का नेचर क्या होगा, और थर्ड आप लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, हाइट ऑफ इमेज h हाइट, ठीक। अब आपको ध्यान से देखना, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है तो ये ऐसे रखा हुआ है, तो ये तो हो गया इसका पोल, तो फैक्ट है इसका फोकस इधर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा कि नहीं होगा, और फोकस की वैल्यू f की वैल्यू कितनी तरह की 40 सेंटीमीटर, और इधर सब क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है ना, मिरर के जस्ट पीछे सब पॉजिटिव होना है। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास f इक्वल टू कितना जाएगा +40 सेंटीमीटर, और h नॉट की वैल्यू भी आप लोगों के पास कितनी होगी 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव, क्योंकि h नॉट तो हमेशा ऊपर बनता है कि नहीं बनता है, ठीक। और u की वैल्यू कितनी होगी, u की बताओ आप लोग मुझे,
u इधर की तरफ है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को? अब आप देखो आपके पास एफ भी है यू भी है, v कैलकुलेट करना है तो वही एज इट इज यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो देखना आप लोग 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ऐसी कंडीशन पे 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f माइनस का 1/u। 1/v इक्वल टू 1/f कितना है आप लोगों के पास 1/40 माइनस 1/में माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन 1/40 प्लस 1/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तब आप लोगों के पास 1/v कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 प्लस 40, सही है। तो आप लोगों के पास 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 अपॉन में कितना हो जाएगा ऊपर तो 50 और नीचे कितना जाएगा ये इससे क्या ये इससे कितने टाइम चला जाएगा 8 टाइम, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/8, देन v इक्वल टू कितना जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब आपको ध्यान से देखना बेटा, पहले वाले न्यूमेरिकल में v ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया था, अब v नेगेटिव हो गया इसका मतलब पोल से इधर की तरफ है, लेकिन देखो यहां पर v ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया इसका मतलब पोल से कितना 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आप लोगों की क्या बनेगी इमेज बनेगी। आई बात समझ आप लोगों को? अब पॉजिटिव है इधर की तरफ है, तो मिरर के पीछे अगर है तो फैक्ट बनने वाली जो इमेज होगी वो आप लोगों के पास क्या होगी वर्चुअल होगी कि नहीं होगी, और अगर वर्चुअल है तो फैक्ट है वो क्या होगी आप लोगों के पास इरेक्ट होगी कि नहीं होगी। आगे बात समझ में आप लोगों को? अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो अगर मैं m कैलकुलेट करता हूं m इक्वल टू माइनस का v अपॉन में u इक्वल टू एच आई अपॉन में एच नोट होता है कि नहीं होता है, तो एच आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो एच आई इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का v अपॉन में u इंटू एच नोट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे माइनस v की वैल्यू कितनी है +8, तो +8 u की वैल्यू कितनी है -10, साइन के साथ रखना है हमेशा याद रखना, और एच नोट की वैल्यू कितनी है +5। आ गई बात समझ में? ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे एच आई इक्वल टू कितना जाएगा आप लोगों के पास 40 माइनस माइनस प्लस अपॉन में 10, ये से कैंसिल होकर कितना चला जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो जो हाइट होगी इसकी वो 4 सेंटीमीटर होगी। अब आप ये तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या होती है छोटी होती है। ठीक, अब फैक्ट है कि अब आप देखो छोटी हो गई, इसका मतलब यहाँ पे जो m की वैल्यू वो वापस लेस देन क्या हो गई 1, और m यहाँ पे क्या होगा आप लोगों के पास पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि वर्चुअल है और इरेक्ट है। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। आई बात समझ में? देखो एक बार इसको जल्दी से, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसमें आपको ये तीनों पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर और हाइट ऑफ इमेज तीनों कैलकुलेट करना है आप लोगों को। आ गई बात समझ में? देखिए क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए आप लोग कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, सॉरी कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण है, ठीक। इसका फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। कितने सेंटीमीटर पे रखा हुआ है? 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक। उसके बाद अब आपको वही थी इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, नेचर, उसकी प्रकृति प्रतिबिंब की, और हाइट। और आपको हाइट ऑब्जेक्ट का अपन कॉमन कर देते हैं, आप लोगों को 4 mm लेके चलना है। कितना लेके चलना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सबके लिए 4 mm लेके चलना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब आप लोग, ठीक। इसको मैं थोड़ा उल्टा कर देता हूं, एक बार देखते हैं आप लोग कर पाते कि नहीं कर पाते। इसको ऐसे कर देता हूं। अभी भी ये कॉनकेव मिरर ही है, ठीक है ना, और इसकी f अभी भी कितनी ले रखी है मैंने 20 सेंटीमीटर ले रखा है, ठीक। और जो ऑब्जेक्ट है पोल से, ठीक है ना, जो भी डिस्टेंस अपन मेजर करते हैं कहां से करते हैं पोल से, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना है 20 सेंटीमीटर है। आगे बस में क्वेश्चन नंबर 5 देखना अब आप लोग, ठीक। इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर है,
ठीक है ना। इसकी फोकल लेंथ अपन लोगों ने ले ली 20 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट है ये हो गया पोल, ठीक। और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा हुआ इस तरीके से, कितना सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6 में भी अपन लोगों के पास इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर है। इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट है वो कितने सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, 40 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो आपको ये 4 क्वेश्चन में आपको वी कैलकुलेट करना है, आपको नेचर बताना है कि जो आपके पास इमेज बनेगी वो उसकी नेचर क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, और आपको हर केस में ऑब्जेक्ट की हाइट कितना लेना है, 4 mm लेना है। आ गई बात समझ में, ठीक। नोट करो जल्दी से। चलते हैं अपन आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखना, एक क्वेश्चन अपन देखते हैं फील्ड ऑफ व्यू से, ठीक ना, दृष्टि क्षेत्र से। अब आपको पता है कि कभी कभी नॉर्मली वो पूछ लेता है कभी कभार, ठीक है ना। अब आपको पता भी है, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू दृष्टि क्षेत्र होता है क्या। जैसे कि सपोज मेरे पास एक प्लेन मिरर है और पूछता क्या है आपको इस तरीके से, एक तरफ तो प्लेन मिरर दे देगा, ठीक है ना, एक तरफ तो प्लेन मिरर दे देगा और एक तरफ वो क्या दे देगा आप लोगों को, कॉन्वेक्स मिरर दे देगा, उत्तल दर्पण दे देगा, ठीक। इस तरीके से अब इसका जो ये अपन मुख्य अक्ष मान लेते हैं यहाँ पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक ना, वक्रता केंद्र। अब आप देखना, अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक ना, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से। अब वो आपसे पूछे कि प्लेन मिरर के लिए आप क्या बनाए, प्लेन मिरर के लिए आप लोग फील्ड ऑफ व्यू बनाए। तो अब आप सबको पता है, आपको क्या पता है, अपन को 2 रे लेनी है। एक रे को तो अपन को मिरर के एक एंड पे डालना है, इस तरीके से मिरर के एक एंड पे, बस बिल्कुल एंड पे टच करना है अपन को, क्योंकि इसके आगे तो फिर सीधी निकल जाएगी ना, मैं बता चुका हूं। और एक रे को मिरर के सेकंड एंड पे डालना है इस तरीके से, इस तरीके से। अब आपको पता है कि इसका लिए अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल इधर होगा कि नहीं होगा, और इसके लिए बात करूं तो नॉर्मल इधर होगा कि नहीं होगा। तो फैक्ट है जितने एंगल से, मान लेते हैं θ1 से आई इस पर, तो फैक्ट है कि कितने से चली जाएगी वापस लौटकर, θ1 से चली जाएगी इस तरीके से, आ गई बस में। और यहाँ पर भी क्या होगा, अगर सपोज यहाँ पे θ2 से इंसिडेंट हुई है ये इस तरीके से, तो फैक्ट है कि θ2 से ही लौटकर वापस चली जाएगी। तो अब अपना जो फील्ड ऑफ व्यू हुआ यहाँ से यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ, अरे बस में। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो यहाँ पे इस बीच में अगर मैं कहीं पर भी खड़ा हूं, मुझे इस ऑब्जेक्ट की क्या नजर आ जाएगी, इमेज नजर आ जाएगी बिना किसी टेंशन के। आई नहीं बात समझ में आपको। तो ये फील्ड ऑफ व्यू हुआ किसके लिए, एक तरीके से प्लेन मिरर के लिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, तो बहुत ध्यान से देखना बेटा आप लोग इसको, ठीक है ना। मैं इसको यहीं तक इतना ही छोड़ देता हूं अभी। अब आप देखना कॉनकेव मिरर के लिए, अब एज इट इज यहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आप लोगों का, ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए मेरे को फील्ड ऑफ व्यू कैलकुलेट देखना है। तो आप देखना वही एक रे को तो अपन क्या करें, एक एंड पर डालें, इस तरीके से, और एक रे को इस वाले एंड पे डालें अपन, ठीक है। इस तरीके से। अब आपको पता है कि अब जैसे इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होते ही रे सबसे पहले क्या ढूंढती है, नॉर्मल। अब अगर ये मेरे पास एक कर्व्ड मिरर है, ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर है, गोलीय दर्पण है, तो मैं क्या करूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाएगी वो सरफेस पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ठीक है ना। तो अब ये इसके लिए नॉर्मल हो गया, और एज इट इज इस वाले केस में यहाँ पर इसके लिए ये नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस तरीके से ये, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल हो गया। अब फैक्ट है कि अगर ये एंगल θ2 से आ रही है, तो θ2 से ही ये रे इधर की तरफ चली जाएगी, ठीक है ना। देखना आप लोग, θ2 से ही ये θ2 से वो इधर कहीं निकल जाएगी।
और ये वाली रे भी अगर थीटा 1 से आ रही है तो थीटा 1 से ही इधर की तरफ कहीं नीचे की तरफ चली जाएगी। तो अब आप देखो कि ये रे इधर से इधर, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये इसका क्या हो जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा बोर्ड छोटा था इसलिए मैं इसको प्रॉपर वे में आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। आप लोग देखोगे कि जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, इसके लिए फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा है, ठीक है ना, किसके रेस्पेक्ट में, किसकी तुलना में, प्लेन मिरर की तुलना में। तो अपन क्या देखते हैं कि आप लोगों ने खुद ने नोटिस करा होगा, बहुत सी जगह आप लोगों ने, अपन देखते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू मतलब पीछे का व्यू देखने के लिए कहीं पर अपन बहुत जगह क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी कभार अपन देखते हैं कि बहुत से जब अपन किसी मॉल वॉल में जाते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि एक मिरर टाइप का, एक बहुत बड़ा मिरर टाइप का, कॉन्वेक्स टाइप का, वो दीवार पे लगा हुआ होता है, टर्न पे। जैसे आप इधर से टर्न ले रहे हो तो सामने से आप लोगों को वो कार, तो अपन हमेशा कॉन्वेक्स लेते हैं ताकि उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या हो सके, बड़ा हो सके, तो अपन ज्यादा से ज्यादा चीजें देख सकें उसमें, ठीक है ना। जैसे अपने बाइक के जो मिरर होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं, और ये रीजन होता है कि अगर अपन प्लेन मिरर लगा देंगे तो फील्ड ऑफ व्यू बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन वहां पे कॉन्वेक्स मिरर होता है तो अपन इस जो साइड मिरर होता है उसमें अपन बहुत सारी चीजें उस साइड मिरर में देख लेते हैं, तो उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आई बात समझना आपको? तो इस तरीके से अपन इस पर क्या करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं। आई बात समझ? ठीक, नेक्स्ट देखो अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और अपन। सपोज आप, पता है अपन लोगों को कि मेरे पास एक प्लेन मिरर है, एकदम इजी सा, बिना किसी टेंशन के, ठीक। ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक, ये इसका नॉर्मल हो गया, ये एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है ना, आपतित किरण है ये इंसिडेंट रे, ठीक, और ये एंगल 54 डिग्री पर आती है। कितने पर आती है? 54 डिग्री के एंगल पर आती है, ठीक। तो अगर सपोज ये मिरर नहीं होता, मुझे क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, एंगल ऑफ डेविएशन। अगर सपोज ये मिरर नहीं होता तो बिना किसी टेंशन के सीधे पास हो जाती, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो यहाँ से पास हो जाएगी कि नहीं जाएगी, और ये एंगल भी आप लोगों के पास कितना बनेगा, 54 डिग्री। अगर ये 54 है तो रे को जाना किधर था, इधर, पहुंच गई इधर, तो कितना डेविएशन, कितना विचलन हुआ, डेल्टा विचलन हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन पे कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 2i, तो ये आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 54 डिग्री। तो आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 180 माइनस का कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पे 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों के पास कितना बचेगा, यहाँ पर आप लोगों के पास बचेगा 72 डिग्री, सही है ना, 72। अगली बात समझ आप लोगों को, ठीक। तो इस तरीके से अपन बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखो, वो आप लोग करना। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन लोगों के पास इस तरीके से दे रखा है, ये कॉन्केव मिरर है अपने पास, एक कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, ठीक है ना। इसमें दे रखा है आप लोगों को कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट जो है आप लोगों का वो 30 पोल से कितना सेंटीमीटर पर है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। और अपन लोगों को यहाँ पे दे रखा है कि जो मैग्निफिकेशन है, आवर्धन है, वो आप लोगों को दे रखा है +2। क्या दे रखा है, +2। अब +2 का प्लस का मतलब क्या हुआ, मतलब बनने वाली इमेज आप लोगों के पास क्या है, वर्चुअल है। और अगर वर्चुअल है तो इसका मतलब क्या होगा, इरेक्ट होगा। अब देखो ये कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज कब बनती है, आपको याद होना चाहिए कि कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज तभी बनती है जब आप लोगों का ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। आई बस में क्लियर है ना। अब अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि f की वैल्यू कितनी होगी। अब आपको देखो f कैलकुलेट करना है, m दे रखा है और u दे रखा है। अब u की वैल्यू कितनी होगी, u की वैल्यू होगी -30 सेंटीमीटर। तो या अब इसके लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो याद करो फॉर्मूला, मैंने अभी आपको बताया, m इक्वल टू कितना जाएगा आप लोगों के पास, f अपॉन में f माइनस u। अब m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, इक्वल टू f कितना दे रखा है, आप लोग कैलकुलेट करना है, तो f माइनस और u की वैल्यू कितनी जाएगी, -30 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा। तो अब आप लोगों के पास जो वैल्यू है वो कितनी जाएगी, 2 इक्वल टू f अपॉन में f प्लस 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 2f प्लस 60 है ना, 2f प्लस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, f। अगली बात सुने, ठीक। अब इसको तो उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ,
तो एफ इधर आके कितना बचेगा एफ, और ये हो जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। अब आप देख लो माइनस खुद आया, अपन नहीं लेके आए, खुद आया। और फोकस, अब आपको सबको पता था कि कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो नेगेटिव ही होता है। आ गई बस में, और इसका v आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे कि v की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों के पास। आ गई बस में, कैलकुलेट करो। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम पर अपन लोग अब नेक्स्ट लेक्चर से अपन लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, प्रकाश का अपवर्तन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा।